हमें खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। हमारे दिल में अत्यंत दुख भी है कि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। दुख है कि आज भी देश में वो ताकतें कुछ उभरी हैं, कुछ जहर फैल रहा है जो देश की एकता को खतरे में डाल सकता है। साल 1970, राजा राजवाड़ों की भूमि कहा जाने वाला भारत पिछले 25 वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। वो देश जो कभी 500 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, अब एक संविधान, एक संसद और एक प्रधानमंत्री के अधीन चल रहा था। लेकिन लोकतंत्र का ये चेहरा अब भी अधूरा था, क्योंकि भारत की सियासत में कई ऐसे लोग मौजूद थे जिनके पास न सत्ता थी न जिम्मेदारी, लेकिन ठाट बाट ऐसा कि प्रधानमंत्री भी उनके सामने फीके लगे। ये थे भारत के वो रजवाड़े जिन्हें हर साल आम जनता टैक्स से कुल 4 से 5 करोड़ रुपए पीवी पर्स के नाम पर बांटे जाते थे। उन्हें अनेक अधिकार मिलते थे और खूब शानो शौकत। लेकिन अब इस अधूरे लोकतंत्र को पूरा बनाने का बीड़ा उठाया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। वहीं इंदिरा, जिसे एक समय गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन अब लोग उन्हें आयरन लेडी और गरीबों की मसीहा के नाम से पुकारने लगे थे। एक ऐसी महिला जिसने सत्ता में आते ही कांग्रेस के अंदरूनी गुटों को चुनौती दी, गरीबी हटाओ का नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, महज 2 हफ्तों में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। और अब वो ऐतिहासिक वादे को तोड़ने जा रही थी जो सरदार पटेल ने रियासतों से भारत में विलय के बदले किया था। और यहीं से शुरू होती है भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की वो लड़ाई जो संसद के गलियारों से होते हुए राजमहलों तक पहुंची। वो लड़ाई जिसमें एक तरफ खड़े थे जयपुर, ग्वालियर, बड़ोदरा, कोच्चि और भोपाल जैसे राज्यों के राजा, और दूसरी तरफ थी एक महिला जो अब 500 से ज्यादा रजवाड़ों के राजसिंह छीनने जा रही थी। 1 जनवरी 1970 की सुबह दिल्ली के तुगलक रोड पर एक सरकारी कारवां धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहा था। कारवां में बैठे एक अफसर के बैग में वो फाइल थी जो अगले कुछ दिनों में पूरे देश की रियासत को हिला देने वाली थी। उधर जयपुर में महारानी गायत्री देवी अपने महल के बरामदे में खड़ी थी। उनके हाथ में एक टेलीग्राम था जिसमें था दिल्ली से आया हुआ एक गुप्त संदेश, जिसे पढ़कर उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और बस इतना कहा, दिल्ली हमें मिटाना चाहती है। लेकिन ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी। पहले लोकसभा और राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति तक पहुंचने और मंजूरी मिलने के बावजूद राजाओं का प्रिवी पर्स बंद नहीं हो सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश पर ही रोक लगा दी। तो फिर इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने अगला कौन सा कदम उठाया जिससे प्रिवी पर्स भी खत्म हो गया? इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? प्रिवी पर्स में राजाओं को कितनी राशि और अधिकार दिए जाते थे? और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नकल करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो बुरी तरह फंस गए, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। मित्रों, सदियों के संघर्ष और बलिदान के बाद साल 1947 में भारत आजादी के बेहद करीब पहुंच चुका था। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने 15 अगस्त के दिन देश को आजाद करने की घोषणा कर दी। अब अंग्रेजों के हाथ से सत्ता भले ही निकल रही थी, लेकिन देश की शक्ल सूरत क्या होगी ये तय नहीं था। उस वक्त भारत एक अखंड राष्ट्र नहीं बल्कि 565 रियासतों का एक बिखरा हुआ जाल था। कहीं जयपुर का राजघराना, कहीं हैदराबाद के निजाम, तो कहीं भोपाल के नवाब। इन राजाओं के पास अपनी सेनाएं थी, अपनी मुद्राएं थी और कुछ तो खुद को अंग्रेज से भी ऊपर समझते थे। और अगर इन राजाओं को मनाया नहीं जाता तो ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते और भारत कई टुकड़ों में बिखर जाता। और यहीं से शुरू होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वह ऐतिहासिक कोशिश जिसे रियासतों का विलय कहा जाता है। पटेल को यह काम सौंपा गया कि वो जनता के साथ इन राजाओं को मनाए और उन्हें भारत में शामिल करें। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। कई राजा सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे, कई
पाकिस्तान से मेलजोल में लगे थे और खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की योजना बना चुके थे। सामने भी लौह पुरुष पटेल थे। उन्होंने तुरंत इस चुनौती को स्वीकारा और अपने सचिव पीवी मेनन के साथ मिलकर सबसे पहले देश भर में जनतंत्र का प्रचार शुरू किया और बताया कि कैसे लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता आम लोगों के पास रहेगी। इससे देश भर के करोड़ों लोगों ने तो लोकतंत्र से जुड़ने में सहमति दिखाई, लेकिन सत्ता का विलय तो रियासत के प्रमुखों को करना था, जिन्हें हर साल टैक्स और कुछ अन्य स्रोतों से आवक होती थी, जो इस विलय के साथ बिल्कुल बंद हो जाती। ऐसे में राजाओं को मनाने के लिए एक समझौता किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके तहत राजा भारत में अपनी रियासत का विलय कर देंगे। बदले में भारत सरकार उन्हें कुछ विशेषाधिकार और एक सालाना रकम देगी, जिसे कहा गया प्रिवी पर्स, जिसे हम ग्रांट कह सकते हैं या बिना काम की पेंशन, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं लगने वाली थी। इस प्रिवी पर्स की रकम रियासत के आकार, आय और प्रतिष्ठा के अनुसार तय की गई, जिससे राजा भी खुश हो गए और प्रजा भी। इस तरह महज कुछ महीनों में सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में मिला दिया। प्रिवी पर्स के भत्ते में राजाओं को उनकी रियासत की वार्षिक आय का 8% हिस्सा देने की बात तय हुई, जिसमें सबसे ज्यादा रकम मिली मैसूर को 26 लाख, हैदराबाद को 20 लाख, जयपुर और त्रिवाणकोर को 18 लाख और पटियाला को 17 लाख, जबकि 102 रियासतों को 1 से 2 लाख रुपए मिले और 83 रियासतों को करीब 25,000 रुपए। लेकिन उस समय के 25,000 भी आज के लाखों के बराबर थे। इस तरह सरकार को हर साल इन सभी रजवाड़ों को करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए देने पड़ते थे, जिसके बदले में सरकार को इन रियासतों से 70 करोड़ की कमाई होती थी। यानी प्रिवी पर्स का सौदा पूरी तरह फायदे का था। ना कोई विद्रोह, ना कोई बगावत और ना ही भारत के भीतर कोई और देश बनने का खतरा। बदले में राजाओं को भी कई विशेषाधिकार मिले, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 362 के तहत राष्ट्रपति ने उन्हें औपचारिक तौर पर पूर्व शासक का दर्जा दिया। यानी भले ही अब उनके पास सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा कहलाने का हक, दरबार लगाने का हक, राजसी ठाट बाट, सरकारी सुरक्षा और गाड़ियों पर नेशनल एम्बलम लगाने तक की इजाजत उन्हें अब भी थी। कुल मिलाकर ऐसे करीब 34 विशेषाधिकार उन्हें दिए गए, ताकि सत्ता जाने के बाद भी उनके सम्मान में कोई कमी न आए। लेकिन अगले 3 दशकों में ऐसा तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार ने प्रिवी पर्स को ही बंद कर दिया और देखते ही देखते भारत के कई राज्यों के महाराजाओं का जीवन आम आदमी जैसा हो गया। चलिए जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1960 के दशक में, जब कई पूर्व राजा महाराजाओं ने राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया। जनता का ऐसा समर्थन मिला कि 1962 में जयपुर की राजमाता गायत्री देवी ने भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया। धीरे धीरे सत्ता में ऐसे राजाओं की संख्या बढ़ गई और इनमें से ज्यादातर कांग्रेस के विरोध में स्वतंत्र पार्टी जैसे दलों से चुनाव लड़ते थे, जिससे सरकार की स्थिति कमजोर होने लगी। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब देश की आर्थिक हालत बेहद नाजुक थी। रुपया गिर रहा था, अकाल पड़ चुका था और लोग भूख से मर रहे थे। ऐसे में उन्हें यह विरोधाभास चुभने लगा कि एक ओर जनता भूखी है और दूसरी ओर राजा सरकार से प्रिवी पर्स लेकर ऐश कर रहे हैं, वो भी उसी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़कर। इंदिरा गांधी को लगा ये सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं बल्कि लोकतंत्र पर चोट है, इसलिए उन्होंने इसे खत्म करने का मन बनाया। जनता भी उनके साथ थी, क्योंकि देश आजाद हो चुका था और अब राजशाही नहीं जनशाही थी। उनके सचिव पीएन हस्कर ने एक बयान में कहा कि जिस देश में बड़ी तादाद में गरीब हों, वहां राजाओं को इतना पैसा देने का ना कोई मतलब है, ना ही ये वक्त की मांग है, जिसे जनता का खूब समर्थन मिला। और फिर कहानी पहुंची उस दौर में जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने का संकल्प कर लिया। उनके मन में सिर्फ एक सोच थी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कोई राजा या महाराजा नहीं रह सकता। 7 सितंबर 1970 लोकसभा में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य था राजाओं को दी जा रही सभी मान्यताएं और प्रिवी पर्स की व्यवस्था खत्म करना। संसद में बहस छिड़ गई। एक तरफ थे वो नेता जो इस फैसले को सही ठहरा रहे थे, तो दूसरी तरफ वो जिनका कहना था कि सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण के वक्त राजाओं से जो वादा किया था उसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने पूरे आत्मविश्वास
से जवाब दिया, समय बदल गया है, अब लोकतंत्र को पूरा करना होगा। अगर संविधान में बदलाव की जरूरत है तो हम वो भी करेंगे। लोकसभा में यह बिल आसानी से पास हो गया, मगर असली टक्कर तो राज्यसभा में हुई, जहां बिल सिर्फ एक वोट से गिर गया। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इंदिरा गांधी ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने राष्ट्रपति वीवी गिरी से सिफारिश की कि प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए सीधे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रपति ने यह आदेश पारित कर दिया, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। पीएम इंदिरा गांधी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, संशोधन बिल दोबारा लाया गया, लेकिन इस बार एक खास रणनीति के साथ। 1971 में हुए आम चुनाव और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के साथ राजाओं के विशेषाधिकार खत्म करो को भी मुद्दा बना दिया। नतीजन कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। अब संसद में किसी भी बिल को रोकने की ताकत विपक्ष के पास नहीं बची थी। और 1971 में इस आम चुनाव को जीतने के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में 26वां संशोधन किया, जिसके तहत अनुच्छेद 291 और 362 को संविधान से हटा दिया गया। साथ ही संविधान में अनुच्छेद 363A को जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि राजाओं की मान्यता, विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। इस बार राज्यसभा में उनके बिल को 7 के मुकाबले 167 वोट मिले और देश में प्रीवी पर्स हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिससे आयरन लेडी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे अहम फैसलों में से एक माना जाता है। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस फैसले की गूंज सरहद पार भी सुनाई दी। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो तो इस कदम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी 1972 में एक बड़ा फैसला ले लिया। भारत की राह पर चलते हुए भुट्टो ने पाकिस्तान में शामिल हुई 9 रियासत के नवाबों से भी उनके तमाम विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स छीन लिए। पाकिस्तानी इतिहासकारों के मुताबिक ये फैसला बेहद चौंकाने वाला और एक तरफा था। भुट्टो ने बिना किसी लंबी बहस या राजनीतिक सहमति के बस एक अध्यादेश के जरिए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। माना जाता है कि ये पूरा कदम इंदिरा गांधी के फैसलों की डिट्टो कॉपी था, ताकि जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई जा सके और खासकर बांग्लादेश युद्ध में मिली हार के बाद देश का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ा जा सके। भुट्टो के इस फैसले का पाकिस्तान के नवाबों ने जमकर विरोध किया। कई नवाब डिप्रेशन में चले गए और उनके इंटरव्यू अखबारों की सुर्खियां बनने लगे। कुछ नवाबों ने यहां तक कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की आजादी के वक्त देश के लिए खजाने तक खोल दिए, लेकिन अब वही सरकार उन्हें बेसहारा छोड़ रही है। जनता की भावनाएं जब नवाबों के पक्ष में दिखने लगी तो सर्दियों की एक ठंडी शाम में भुट्टो ने सभी नवाबों को इस्लामाबाद बुलाया। इस बैठक में कई नवाबों ने भुट्टो को खुलकर खरी खोटी सुनाई। जवाब में भुट्टो ने माना यह फैसला पूरी तरह एक राजनीतिक रणनीति के तहत लिया गया था। मकसद सिर्फ जनता की नाराजगी को दूर करना था। आखिरकार भारी विरोध के चलते भुट्टो को एक कदम पीछे हटना पड़ा। उन्होंने नवाबों के लिए आजीवन पेंशन की व्यवस्था करने का वादा किया और जो अध्यादेश उन्होंने जारी किया उसमें बाद में इस पेंशन प्रावधान को शामिल कर लिया गया। इस तरह भारत की एक राजनीतिक लहर ने पाकिस्तान की सत्ता को भी हिला डाला। तो मित्रों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार का प्रीवी पर्स बंद कर देने वाला निर्णय सही था या गलत? और भारत की प्रधानमंत्री के रूप में आप इंदिरा गांधी के कौन से फैसलों की खूब सराहना करते हो, कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए।